और देखिए आखिर ये होता क्यों है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर डीपी डोभाल, फॉर्मर सीनियर जियोलॉजिस्ट जुड़ चुके हैं, ग्लेशियोलॉजिस्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी से। डॉक्टर डोभाल, ये आपदा आपने देखी उत्तराखंड में, विनाश लीला धराली गांव पूरी तरह से तबाह हो गया। इसके पीछे आप क्या ठोस वजह मानते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? वजह क्या एक्चुअली जो इवेंट कल हुआ बड़ा दर्दनाक और बहुत ही बड़ा था। इसके तो मैं समझता हूँ, जो कुछ मैंने कल से अध्ययन किया है और जो मैंने देखा है, इसका मुझे क्लाउड बर्स्ट का तो ज्यादा वो प्रभाव तो नहीं है कि वहाँ पर क्योंकि जो हमारा एरिया हाई एल्टीट्यूड एरिया है, पानी काफी ऊपर से आ रहा है, तो ऐसी जगह पर ना तो क्लाउड बर्स्ट होता है। यहाँ मेनली जो है जो इम्पैक्ट होता है, जो मैं समझता हूँ दो हैं। या हम्म। तो यहाँ पर कोई बारिश काफी दिनों से हो रही है, कोई टेम्परेरी लेक बनी है रिवर में, क्योंकि पूरा जो एरिया है 7 का 8 किलोमीटर का और एकदम से डीप वैली है। हम्म। तो लेक बनना, छोटे टेम्परेरी लेक बहुत आसानी से बन जाते हैं। हम्म। और उस लेक बना, पानी का एक्सेस होने से फिर वो लेक ही ब्रस्ट करके उसने जो है नीचे तबाही मचाई। हम्म। सेकंड कारण जो मैं मानता हूँ ग्लेशियर का हो सकता है, कि जो ग्लेशियर का जो मेटेरियल जो है, ग्लेशियर का आगे जो मेटेरियल पुराना मेटेरियल जमा होता है, वो एक्चुअली वो एरिया हमारा उसको हम परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। उसमें जो है स्नो, ग्लेशियर, पत्थर, रेत वगैरह सब उसमें मिक्स होता है। और वो जो है जाड़ों में फ्रोजन कंडीशन में होते हैं, और गर्मी में जो है ड्यू टू द टेम्परेचर पिघलना शुरू हो जाते हैं। हम्म। और थोड़ा सा एरिया जो है काफी मोबिलाइज हो जाता है वो एरिया। हाँ। और इस भी जगह उसमें कोई प्रेशर पड़ता है या कोई पुश अप होता है, तो मेटल जो है नीचे को धंस जा करके स्टीप स्लोप होने के कारण से नीचे को आ जाता है। डॉक्टर डोभाल, तो ऐसा ही कुछ केदारनाथ में भी हुआ था? राइट, केदारनाथ में तो लेक ब्रस्ट हुई थी वो हाँ। उसके एविडेंस काफी अच्छे हैं कि उसमें तो लेक हुआ था। हाँ। और बारिश तो पहले दिन थे, नेक्स्ट डे उसमें जो चोरवाली लेक जो टूट गई थी, उससे जो है 17 का इवेंट जो होता जिसने मैक्सिमम डैमेज किया था। हाँ। यहाँ। तो ये भी इसमें तो लेक लेक का तो बात को पता चलेगा कब तक हो पाएगा, क्योंकि आगे कोई ऐसी सूचना नहीं है, ना कोई हमें इसमें पुराने लेक दिखाई दी कि कोई लेक है क्या करके। हाँ। पर तो अभी जो अच्छा, एक जो बात और बताइए जो डॉक्टर डोभाल, क्योंकि आपने एक एक अलग एंगल यहां पर दिया है। तो पिछले कुछ वक्त में जो आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, जो कुदरत का संतुलन है, ये खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में, चाहे वो देवभूमि उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, वहां पर जो असंतुलन देखने को मिला है, इसके पीछे की ठोस वजह क्या यही है? बिल्कुल यही है, क्योंकि एक्चुअली में देखें कि जो यहाँ की टोपोग्राफी है और जो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, वो थोड़ा सा हिमालय में तो अपने आप में एक महान ग्रेट थिंग है। बट यह है कि जो हमारा एरिया पड़ता है, ये पड़ता है हमारा सेंट्रल हिमालय में। हम्म। यहाँ पर जो है मानसून का भी, मानसून और वेस्टर्न का दोनों का प्रभाव बराबर होता है, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। हम्म। दैट्स वाई उत्तराखंड हमेशा जो है, उत्तराखंड, वेस्टर्न आपका ईस्टर्न हिमाचल, नेपाल, लिटिल पार्ट ऑफ सिक्किम, ये हमेशा जो है इन एरिया में बहुत सारी ये आपदाएं होती रहते हैं मानसून पीरियड में। और अब ध्यान सेकंड रखते हुए आगे के लिए क्या एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं, ये बताइए। सब बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में इतने बादल फटने की खबरें आई हैं, इतने लोगों की मौत हुई है, कि सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या कदम उठाएं कि आगे लोगों की जान बचाई जा सके। देखो सर, जैसे पहले तो आपकी स्टडी बहुत होनी चाहिए इस एरिया की, कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, कह रहे हैं कहाँ लैंडस्लाइड जोन है, कहाँ आपका स्नो का ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, कहाँ ग्लेशियर ज्यादा एक्टिविटी है, कहाँ ग्लेशियर लेक्स बन रही है। ये तो इसका अध्ययन तो होना चाहिए, और ये अध्ययन हो ही रहा है। हम्म। पर यह है इसमें थोड़ा हमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। सेकंड चीज, जो हम नुकसान की बात करते हैं, जो इफेक्टेड एरिया हमारा होता है, वो इफेक्टेड एरिया, उसमें आधी गलती हमारी होती है। हम्म। तो अगर मैं कल का एग्जाम्पल दूं, ये आपका जो धराली। ये दराली वाला, ये देखो आपके ये जो है, जो ये एरिया बसा हुआ है, ये फ्लड प्लेन एरिया बसा हुआ है। हाँ। क्योंकि यहाँ कभी फ्लड आती है मैक्सिमम टाइम पर, मैंने पहले भी यहाँ फ्लड आ चुका है, और ये पूरा फ्लड जोन में बैठा हुआ है। अच्छा। अब ये अभी जो आया है, इसने डायरेक्ट इसको हिट किया। हम्म। तो ये इस चीज को जो है, हम पॉलिसी मेकर जो लोग होते हैं, उन चीज को, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि एक्चुअली क्या है कि हमारा जो हिमालय है, अगर मैं बोलूँ कि 6,000 फीट से, 5,000 से 6,000 फीट से ऊपर जितने भी एरिया हैं, वो पूरे ओल्ड ग्लेशियर एरिया में बसे पड़े हुए हैं। हम्म। वो हार्ड रॉक बने हैं, वो सब जो है जो डिपोजिट में बैठे हुए हैं। इवन थिकनेस अच्छा इज वेरी डॉक्टर हाई। डोभाल, एक बात और बताइए। ये तो आपने जो बताया एज अ हिमखंड एक्सपर्ट, कि आपने बताया कि क्या दिक्कत यहाँ पर हो सकती है, ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं आप।
लेकिन मुझे ये बताइए, आपकी बात को माने तो हम एक तरह के टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, क्या सरकार के पास इस तरह के आंकड़े नहीं है कि कहां पर खतरनाक एरिया है, कहां पर लैंडस्लाइड की संभावना ज्यादा है, कहां पर बादल फटने की संभावना ज्यादा है, कहां पर इस तरह की आपदाएं आ सकती हैं? देखो सर, अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ तो हमारे पास बहुत सारी स्टडी भी है, गवर्नमेंट को सब पता है, वो सब कहाँ लैंडस्लाइड ज्यादा एक्टिव है, कितने कितने हमारे पास ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर की क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ ग्लेशियर लेक बन रहे हैं, ये सब है। पर जो है, मौसम को और क्लाइमेट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब क्या हो जाए, क्या करके बारिश कब कितनी हो जाए, किस किस रेंज में हो जाए, क्या क्या इसकी इंटेंसिटी रहेगी, इसका थोड़ा प्रिडिक्शन करना। हम यही बोलते हैं कि बारिश होने वाली है, या हम इसको अलर्ट वो बोल देते हैं, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, ऐसे ऐसे। पर लेकिन इसकी बारिश का प्रभाव कितना रहेगा, कितना क्या करेगा, इसके इसके लिए हमें आप जो है एक नेटवर्किंग होना बहुत जरूरी लेकिन है। डोभाल, लेकिन डॉक्टर डोभाल, क्या हम ये कर सकते हैं कि ऐसे तराई वाले इलाकों में जहां पर बेहद खतरनाक इलाके हैं, जहां पर इन हादसों की संभावना बहुत ज्यादा है, वहां से लोगों को कहीं और पर विस्थापित कर सकें, ऐसा कोई प्रोजेक्ट चलाया जाना चाहिए? सर जो वो तो अगर अगर आप मैं उत्तराखंड आपको की बात रोकता कर हूं।